हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, जो प्रभावी जो संचार होता है, एक परिचय, वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे डेफिनेटली क्या है, एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसलिए आप इसको क्या है बी केयरफुल देखें। तो इसमें जनरली हमने क्या 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि क्या इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि गैर मौखिक संचारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप कह सकते हैं व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, एक होती है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रभावी संचार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हम संचार यानी को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, हाउ कैन वी बिल्ड कम्युनिकेशन इफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 है सुनने के कौशल के क्या महत्व होते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिसनिंग स्किल्स। पांचों क्वेश्चन है यहाँ पे लिसनिंग, सुनने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं राइट डाउन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच। क्वेश्चन नंबर 7 है मौखिक प्रस्तुति यानी ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बोलने की कुशलताएं, स्पीकिंग स्किल से आप क्या समझते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं विचार विमर्श नेता को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली क्या एग्जाम में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं कि गैर मौखिक संचार यानी व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। गैर मौखिक संचार लिखित या बोले गए शब्दों के उपयोग के बिना अर्थ व्यक्त करने की क्या प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चेहरे के भाव, हाथ की गति, शरीर की भाषा, मुद्राओं और इशारों के माध्यम से किए गए किसी भी संचार को जो है गैर मौखिक संचार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास तो कम्युनिकेशन दो प्रकार की होती है, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे तो हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अर्थ ये कहा गया है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें जो हम क्या है स्पीच का यूज़ नहीं कर सकते, यानी जैसा हम मुंह से बोलते हैं उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये वाली जो कम्युनिकेशन होती है क्या केवल इशारों में होती है, जैसे हाथ के द्वारा कुछ वो करना है, कुछ ऐसी क्रियाएं करना है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को क्या है वो इशारे समझ में आ जाए और कम्युनिकेशन भी हो जाए। फिर जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि शब्दों के उपयोग के बिना क्या अर्थ व्यक्त करने की प्रक्रिया है। और भी दूसरे शब्दों में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच चेहरे के भाव, हाथ की गति, शरीर की भाषा, मुद्राओं और इशारों के माध्यम से किए गए किसी भी संचार को जो गैर मौखिक संचार कहा जाता है। गैर मौखिक संचार जो मौखिक संचार के विपरीत पारस्परिक संबंधों बनाए रखने स्थापित करने में मदद करता है, जबकि मौखिक संचार के बाहरी घटनाओं को संप्रेषित करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, प्रभावी संचार कौशल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सूचना को प्रभावी व कुशलता से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्षमता को क्या प्रभावी संचार कौशल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल वह स्किल है जिसके द्वारा जो हम अपनी बातों को जो है किसी दूसरे व्यक्ति तक जो है इफेक्टिव तरीके से क्या पहुंचा सकते हैं। तो ये एक तरीके से जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या एक कौशल ही है। किसी संगठन के बेहतर और सुचारू काम के लिए संचार को प्रभावी व कुशल संचार को प्रभावी व कुशल होना चाहिए, संचार के रूप में प्रभावी। बाकी आप देख लेना ठीक से इनकोड किया गया हो, उपयुक्त चैनल के माध्यम से वितरित किया प्राप्त किया गया हो, प्राप्त करते हुए ठीक से डिकोड किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे। ये पीछे भी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ही है। क्वेश्चन नंबर 3 था कि हम जो है स्पीच को जो है प्रभावी कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये देख सकते हैं हम अपने संचार को प्रभावी जो है निम्न 5 तरीकों को अपनाकर बना सकते हैं। सबसे पहले क्या सुनने का क्या महत्व,
बाय लिसनिंग, किसी भी चीज़ को सुनने से हमें क्या ज़्यादा समझ में आती है, तो इसीलिए क्या अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हमें क्या उसे इफेक्टिव तरीके से क्या सुनना चाहिए, जिससे कि हम क्या स्पीच को क्या प्रभावी ढंग से बोल सकेंगे। संचार को प्रभावी बनाने में सुनने का विशेष महत्व होता है। एक अच्छा श्रोता जो है होना संचार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। निम्न तरीकों को अपना करके एक अच्छा श्रोता जो आप जो है सुन रहे हो तो अपना पूरा ध्यान स्पीकर पर दे। अपने फ़ोन को नीचे की ओर सेट करें। अगर हम फ़ोन पे स्पीच वगैरह कुछ देख रहे हैं तो हम फ़ोन को क्या नीचे सेट करके रखना चाहिए। कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या दूर ले जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें अपने अशाब्दिक संकेतों को देखें और उनकी क्या बातों को सुने। दूसरा इसमें गैर मौखिक संचार में सुधार, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हम सुधार करके भी क्या हम अपने स्पीच को क्या इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर है मौखिक संचार में से तीसरा पॉइंट इसमें मौखिक संचार में सुधार, यानी वर्बल कम्युनिकेशन में भी क्या हम सुधार करके भी हम क्या है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर लिखित संचार में सुधार, यानी लिखित संचार में भी सुधार करके क्या कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जाता है। लिखित संचार में सुधार करके भी क्या कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है। लिखित संचार करने के लिए पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि आपकी वर्तनी और व्याकरण क्या है सही है। तो इसमें क्या है ग्रामर का क्या रोल इम्पोर्टेंस होती है। अगले पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। संचार में सुनने के कौशल का महत्व। तो सुनने का कौशल यानी व्हाट इज द बेनिफिशियल ऑफ लिसनिंग स्किल, सुनने का क्या महत्व है वो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है सुनने के सबसे पहले तो ये कि गलत फहमी को क्या कम करता है। खराब संचार हमेशा गलत फहमी का क्या परिणाम होता है और खराब संचार कौशल खराब सुनने के कौशल से उत्पन्न होता है। यदि वे कहानियों के अपने पक्ष को साझा नहीं करते हैं या सक्रिय रूप से दूसरों को नहीं सुनते हैं तो लोग जो है चीज़ों को गलत ग्रहण करते हैं। यदि संचार में सुनने के कौशल में सुधार नहीं किया गया तो ऐसी गलत फहमी क्या धीरे धीरे बढ़ती जा सकती है। सहानुभूति क्या है बनाता है। प्रभावी सुनने के लिए जो सहानुभूति आवश्यक है, इसलिए यह अच्छा होगा कि आप स्पीकर की भावनाओं को क्या प्रतिबंधित करें। उदाहरण के लिए यदि वक्ता का चेहरा उदासी या खुशी व्यक्त करे तो आपके चेहरे के भाव और शब्दों के भी इसी तरह की भावनाओं को क्या व्यक्त करना चाहिए। और तीसरा है निर्णयों को क्या सीमित रखता है। चौथा क्या है उत्पादकता बढ़ाता है। चाहे आप काम पर हो या घर पर, आपकी सफलता के लिए सुनना क्या आवश्यक है। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसमें नेतृत्व कौशल को बढ़ाता है, लीडरशिप को क्या बढ़ाता है। प्रतिक्रिया क्या प्रदान करता है। छठा पॉइंट है प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्रदान करता है। स्पीकर को फीडबैक देना केवल जो सक्रिय सुनने के माध्यम से ही क्या प्राप्त किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपन स्क्रीन पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ लिसनिंग यानी सुनने के कितने प्रकार के हो सकते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। एक होती है प्रीटेंडिंग लिसनिंग, यानी सुनने का क्या क्या केवल नाटक करना। एक होती है सिलेक्टिव लिसनिंग, चयनात्मक सुनना। तीसरा है इसमें सक्रिय सुनना यानी अटेंटिव लिसनिंग होती है। और चौथा है इसमें एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति सुनना। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सुनने का नाटक यानी प्रीटेंडिंग लिसनिंग होती क्या देख नाटक करने वाले श्रोता जो अपने आपको यह आभास देते हैं कि वे आपकी बात क्या सुनते हैं और वे आपके कुछ शब्दों को सुन सकते हैं, लेकिन वे यहाँ मौजूद नहीं है। वे अपना सिर हिला सकते हैं आपको यह इंगित कराने के लिए कि वे आपको सुन रहे हैं, लेकिन वे आपको क्या अपना पूरा ध्यान। एक होती है सुनने का नाटक, केवल किसी जो श्रोता होता है वो सिर्फ क्या सुनने का नाटक करता है। एक होती है सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग मतलब जो इम्पोर्टेंट जो स्पीकर जो लेक्चर दे रहा है उसमें से क्या केवल जो इम्पोर्टेंट वो है वर्ड है उन्हीं को क्या केवल सुनना है। एक मतलब सिलेक्ट करना है। एक होती है अटेंटिव मतलब सक्रिय रूप से सुनना। सक्रिय सुनना जो है सुनने की तैयारी करने का अभ्यास है जो मौखिक और गैर मौखिक संदेश भेजे जा रहे हैं। एंड चौथा है एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूति सुनना। तो आप देख लेना ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे है
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, आगे पीछे हो गया है तो आप लोग इसे क्या मैनेज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है फॉलोइंग आर द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो फॉलोइंग देयर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आर एप्लीकेबल टू बोथ रिटन एज वेल एज oral कम्युनिकेशन। दीज आर एज फॉलोज। तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए किन किन चीज़ों का होनी अनिवार्य है ताकि वो क्या इफेक्टिव कहलाए। तो सबसे पहले क्या कम्युनिकेशन में क्या होनी चाहिए, संपूर्णता यानी कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीट अगर क्या वो कंप्लीट ही नहीं होगी तो फिर श्रोता को समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए उसमें क्या कंप्लीटनेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टनेस होना चाहिए यानी संक्षिप्ति, यानी जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या संक्षिप्ति होनी चाहिए, वो सूक्ष्म होना चाहिए। और फिर क्या तीसरा है उसमें कंसीडरेशन यानी सोच विचार। तो जो भी हम क्या कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं वो क्या सोच विचार के करनी चाहिए। फिर चौथा पॉइंट है इसमें स्पष्टता यानी क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें। पांचवा पॉइंट है उसमें कंक्रीटनेस होनी चाहिए यानी स्थूलता होनी चाहिए उसमें, यहाँ पे स्थूलता है। फिर छठा पॉइंट है सौजन्य यानी कर्टेसी। कर्टेसी is a measure means the message should show the expression of sender as well as receiver। एंड छठा पॉइंट हो गया 7 पॉइंट देख सकते हैं आप करेक्टनेस। करेक्टनेस मीन्स एंड देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स। तो उसमें क्या ग्रामेटिकली जो कुछ एरर नहीं होनी चाहिए। तो ये 7 C's ऑफ क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि व्हाट आर ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक प्रस्तुतियाँ क्या है। मौखिक प्रस्तुतियाँ जिन्हें सार्वजनिक भाषण या केवल प्रस्तुतियों के रूप में भी जाना जाता है में एक व्यक्ति या समूह होता है जो किसी के विशेष विषय पर दर्शकों को जो मौखिक रूप से संबोधित करता है। इसका उद्देश्य एक वर्ग को शिक्षित करना, सूचित करना और मनोरंजित करना या प्रस्तुत करना है। ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन होती है जिसमें क्या एक या तो व्यक्ति जो है ये व्यक्तियों का समूह है मुंह से यानी मौखिक रूप से क्या है दूसरों को या तो संबोधित करता है या कुछ क्या मनोरंजन करता है या फिर उनको क्या कुछ स्पीच देता है। सिर्फ क्या इसमें सिर्फ क्या मौखिक रूप से ही हो सकता है, यानी वो व्यक्ति जो है अपने विचार जो है बोल के ही क्या व्यक्त कर सकता है। तो वो क्या होती है ओरल रिप्रेजेंटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्पीकिंग स्किल बोलने के कौशल उन कौशलों को के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हमें प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति देते हैं। वे हमें मौखिक रूप से गैर रूप से और इस तरीके से जानकारी देने की क्षमता देते हैं कि श्रोता समझ सके। बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक समझ सके। बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में अंग्रेजी बोलने के कौशल के साथ साथ अन्य भाषाओं के भी क्या बोलने के कौशल सीखते हैं। तो स्पीकिंग स्किल तो जनरली क्या ईजी है कि स्पीकिंग इंग्लिश होती क्या। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। पहले क्या होनी चाहिए वोकेबलरी होनी चाहिए, उसमें क्या है ग्रामर होनी चाहिए और क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और क्या उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। रोल ऑफ डिस्कशन लीडर यानी विचार विमर्श नेता के जो है क्या क्या रोल होने चाहिए। तो विचार विमर्श नेता को जो ग्रुप डिस्कशन के लिए जो थीम बनाने के लिए हमेशा क्या एक्टिव रहना चाहिए। सम जनरल रूल्स दैट द डिस्कशन लीडर शुड फॉलो यूज एज अ गाइड आर एज फॉलो। डिस्कशन के लिए जो है अनुकूलित वातावरण, तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंस क्या है उसकी डिस्कशन के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करना, चर्चा के लिए कुछ नियमों को बनाए जाना तथा उनका भी क्या पालन करवाना, आवश्यकता पड़ने पर जो है पार्टिसिपेंट का सहयोग भी क्या करना चाहिए, समस्याओं के लिए जो है सुझाव नहीं देना चाहिए। एंड 5वां पॉइंट है इसमें लीडर को यहाँ सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पार्टिसिपेंट को बोलने का क्या बराबर मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लीडर जो है किसी एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है उसको ही क्या बोलने का मौका दे रहा है, तो ये क्या लीडर का क्या गुण नहीं कहलाएगा। तो ये क्या जनरली क्या लीडर के 5 इंपॉर्टेंट क्या गुण होते हैं जो से क्या अनिवार्य रूप से क्या ग्रुप डिस्कशन में क्या फॉलो करने चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग को जो है
इफ़ेक्टिव कैसे बनाए जा सकते हैं, ये पॉइंट्स आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। सबसे पहले क्या है, ऑडिबिलिटी ऑफ वर्ड, यानी जो अगर जो स्पीकर है वो जो बोल रहा है उसमें से जो वर्ड है वो क्या श्रोता को क्या स्पष्ट रूप से क्या है सुनाई देने चाहिए। ऑडिबिलिटी ऑफ वॉइस, जो स्पीकर बोल रहा है वो जो उसकी वॉइस में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि श्रोता और उसके बीच जो इंटरसेक्शन क्या मजबूत हो सके। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग जो है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बोलते हैं। भाषण जो किसी एक परिस्थिति में पर्याप्त होता है वहाँ भाषण दूसरी परिस्थिति में क्या अपर्याप्त हो सकता है। तो इसको क्या हम एक उदाहरण के जरिए समझेंगे। एक मृदु आवाज़ जो है, आवाज़ घर में, ये घर है, ठीक है, आप ये मिसअंडरस्टैंड करना, ये घर है, घर में पर्याप्त सुनाई दे सकती है परंतु वही ध्वनि जो है क्लासरूम में सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो जो हम क्या अगर वॉइस में क्लियरिटी ऐसी होनी चाहिए कि देखो इसको एग्जांपल द्वारा समझेंगे। अगर हम जो मानव जो हम वॉइस क्या घर में यूज़ कर रहे हैं, जितनी वॉइस हम क्या घर में बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम में क्या वही वॉइस क्या है अगर हम बोलेंगे उसी वॉइस से बोलेंगे तो दूसरे बच्चों को भी क्या है वो सुनाई देगी, क्योंकि क्लासरूम में तो वैसे भी क्या हल्ला होता है। तो क्या ऑडिबिलिटी ऑफ वॉइस क्या वहाँ अलग होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी सादगी होनी चाहिए। वक्ता की स्पीच में सादगी का होना क्या अनिवार्य है। अवॉइड लॉन्ग वर्ड्स, तो जनरली क्या है जो श्रोता होता है लिसन, वो क्या है लॉन्ग वर्ड्स को सुनना पसंद नहीं करता है। तो लंबे शब्दों का हमें जनरली क्या अपनी स्पीच में क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। एंड पांचवा पॉइंट इसमें ब्रिंगिंग आउट द मीनिंग, समटाइम्स इवन व्हेन द वॉइस एंड वर्ड्स आर इजीली एंड सुटेबली ऑडिबल द मीनिंग ऑफ व्हाट वी से मे शैल स्टिल नॉट बी कन्वेड। तो जो हम बोल रहे हैं उसका अर्थ जो है श्रोता को क्या स्पष्ट रूप से क्या समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम क्या इंग्लिश के क्या डिफ़िकल्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं जो क्या श्रोता के क्या है समझ ही में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या है ईजी लैंग्वेज क्या है यूज़ करनी है ताकि जो है श्रोता को उसका क्या है मीनिंग समझ में आ जाए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के 10 क्वेश्चन थे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड इनका आंसर भी क्या है स्पष्ट कर दिया गया है। आने वाले 1-2 लेक्चर में जो है इसके बाद मुश्किल से 1-2 लेक्चर ही होंगे जिनमें क्या है सिलेबस क्या कंप्लीट हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो क्या है पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो क्या है इस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए क्या इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।